देखिए, टॉपिक है वर्क डन बाय आइसोथर्म ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले मतलब समझ लीजिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है एक जैसा, थर्मल मतलब टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम जब चेंज हो तो उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो उसको कहते हैं आइसोथर्मल। पहली बात तो पहले तो लिखना पड़ेगा आइसोथर्मल होता क्या है। अच्छा, उसके लिए हम सिस्टम क्या होने लिखूं, लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस इन न लिखिए। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन। अब ये नहीं कहना ये आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन, टू नहीं होते हैं। आपने वन लिखा, नहीं, बहुत लोग शब्दों को पकड़ते हैं ना। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर in which the pressure and volume of the system changes, and the volume of the system changes, but the temperature remains constant. The temperature remains constant. तो पहले तो ये हो गया भाई आइसोथर्मल होता है। अब प्रोसेस हो कैसे? भाई प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आपने किसी एक सिलेंडर लिया होगा, उसके अंदर गैस भरी होगी, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा किया होगा और बोले ऐसा कम ज़्यादा करो कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा ऐसा है कि जो सिलेंडर आप लोगे ना, उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग हो, पहली बात। अच्छा ठीक है, कंडक्टिंग मतलब जितनी हीट उसमें प्रोड्यूस हो, टेम्परेचर बढ़े तो हीट कहाँ चली जाए? बाहर चली जाए। लेकिन एकदम से हीट बाहर तो जाएगी नहीं। भाई आप गैस को अगर दबाओगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बाहर जाने में कुछ तो समय लगेगा, कितना कंडक्टिंग है। तो बोले सिस्टम स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे चेंज करें। कितना धीरे चेंज करें कि उस सिस्टम को इतना टाइम मिल जाए कि हीट बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, लिखिए। एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टू टेक प्लेस इज करके इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए। वहां पर जो हमने बताया था उसमें एडियाबेटिक में कि जो वॉल सिलेंडर की थी वो कैसी थी? इंसुलेटेड थी। यहाँ पर वॉल्स कैसी होंगी? कंडक्टिंग होंगी। वहां पर जो प्रोसेस हो रहा था सडन हो रहा था, एकदम से हमने हमने उसको पिस्टन को दबा दिया था या एकदम से उठा दिया था। यहाँ पर स्लो होगा। तो लिखिएगा द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी perfectly conducting, perfectly conducting। अब फिर दिक्कत है कि परफेक्शन कहीं है नहीं, आइडियल कहीं कोई चीज होती नहीं है। तो अब परफेक्टली कंडक्टिंग होने के बाद भी उस सिलेंडर के अंदर से जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हीट बढ़ेगी, वो बाहर जाने में समय लगेगा ना। इसलिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, and the process of the compression or expansion should be very slow, should be very slow, very slow, as to provide sufficient time, as to provide sufficient time for the exchange of heat, sufficient time for the exchange of heat। ठीक है, अब हम एक सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर अब हम 1 मोल गैस नहीं लेंगे, n मोल गैस लेंगे। थोड़ा ज़्यादा गैस ठीक ठाक लगेगी, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कंसीडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, consider n mole of an ideal gas contained in a cylinder, contained in a cylinder having conducting walls, having conducting walls। When the gas is allowed to expand, when the gas is allowed to expand isothermally,
गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड isothermally, work is done by it. Work is done by it. Let the initial volume of the gas is V1 and final volume is V2. Final volume is V2. Shown by the indicator diagram. अब हम इसमें इंडिकेटर डायग्राम से दिखाएंगे. आपको इंडिकेटर डायग्राम का फॉर्म एक टॉपिक भी बताया गया था. देखो ये हमने क्या किया, एक वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा. हमने कहा इनिशियली ये सिस्टम यहाँ पर था, ए पर था, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था V1. अब हमें इसका वॉल्यूम चेंज करना है. हमने एक्सपेंड वर्ड किया है. एक्सपेंड का मतलब हमने वर्क, गैस ने वर्क किया है तो वॉल्यूम बढ़ गया. तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये आपका वॉल्यूम बढ़ गया और ये सिस्टम यहाँ कहीं आ गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया. ठीक है, और यहाँ पर आ गया, यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया, बी पॉइंट पे आ गया. ठीक है, अब इस दौरान उसको वर्क करना पड़ा. तो आपको याद होगा वर्क निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि सिस्टम जहाँ से जहाँ तक जाता है और वॉल्यूम एक्सेस के बीच का एरिया निकालो, वर्क निकल आएगा. ये तरीका था. अब देखो पिछला टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है और जो पढ़ाया वो क्लियर करते जा रहे हो, क्लियर हो गया, वो पूरा धो डाला उसको घड़ी डिटर्जेंट केक से, तो फिर दिक्कत होगी आकर के. ठीक है, तो क्या इस शेप को बता सकते हो, शेप क्या इसकी है, नहीं बता सकते हो ना. ये एग्जैक्ट तो कोई फिगर कोऑर्डिनेटर है नहीं, ये तो टेढ़ी लाइन जा रही है. तो क्या तरीका होता था, हम क्या करते थे, इसका एक वेरी स्मॉल पोर्शन लेते थे, वेरी स्मॉल पोर्शन, ये वेरी स्मॉल पोर्शन, और हम कहते थे इसकी चौड़ाई कितनी है, dv. ठीक है, और इस पोर्शन का प्रेशर कितना है, P. ये मान के हम चलते हैं कि यहां से यहां तक आने में वॉल्यूम प्रेशर में चेंज नहीं हुआ. नहीं समझे? तो अब ये रेक्टेंगल बन गया लगभग, वेरी स्मॉल हमने लिया तो लगभग वह रेक्टेंगल है ये. तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो P इंटू dv, यही एरिया तो वर्क होगा. और बाद में यहां से यहां के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क निकल आएगा. तो लिखिए द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन. टोटल वर्क निकाल है W, इंटीग्रल V1 टू V2 PdV. यहां तक बात समझ में आ गई. हमने PdV क्यों लिखा, ये हमने पीछे ही बताया था. अब प्रॉब्लम यहां पर एक आ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है. देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ घुसा हुआ है P, तो P को गायब करो ना. तो बाई आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर nRT होता है ना. हमने n मोल लिया है, हो सकता है बुक में आप देखेंगे 1 मोल लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में 1 मोल कर दो. तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू आएगी nRT अपॉन V. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 रख दो. तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल V1 टू V2, P का मान क्या लिखेंगे, nRT अपॉन V dV. उस डायग्राम को रब कर दें, कोई जरूरत तो है नहीं. अब इसका इंटीग्रल बताइए क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये जो सामने लिखा है इसका इंटीग्रल बताओ ना. W इज इक्वल टू, बताएं इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, बोले करेंगे क्या, आप लिख दो, कोई मैथ थोड़ी हो रही फिजिक्स हो रही, लिखो हम नोट करेंगे. V के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो V अपान और dV ऊपर है और V नीचे है, तो क्या इंटीग्रल हो जाएगा, N है कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T भी यहाँ कांस्टेंट है ना. आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज कहाँ होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये आप कौन सा प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, आइसोथर्मल पढ़ रहे हो, क्या डेफिनेशन लिखाई गई. तो ये तो देखो कि क्या बताया जा रहा है. ठीक है, एक होता है बस हम लिख रहे हैं क्या बताया जा रहा है, मतलब ठीक है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिखाया गया है, RT हो गया, और 1 अपान V का इंटीग्रल क्या होगा, log V टू बेस E, और लिमिट बाहर लिखी जाती है V1 से V2, यही होता है ना.
बराबर nRT, लिमिट ऑपरेट करना आता है, log v2 टू बेस e माइनस log v1 टू बेस e। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है, तो ये हो जाएगा आपका nRT log v2 अपान v1 टू बेस e। ये वर्क डन हो गया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी लॉग टेबल है, देखो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तब तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे बेस ई की, लेकिन जो हमारी लॉग टेबल होती है उसमें बेस 10 लिखा होता है, तो बेस ई को बेस 10 में चेंज करने का तरीका क्या है? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 11th क्लास, नहीं, बेस ई इज इक्वल टू चेंज समथिंग इज इक्वल टू बेस 10। इसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2.303 से, ये याद करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाता है nRT इंटू लॉग v2 अपान v1 टू बेस 10। ये 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चूंकि आपके, अब आप कहेंगे अगर बेस ई ही लिखा रहे तो लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल में या तो बेस ई का वैल्यू दी हुई हो, मान लिया v2 अपान v1 किया आपने, log 5 लिखा हुआ है, 5 टू बेस ई लिखा हुआ है, तो 5 टू बेस ई की वैल्यू लिखी हो वहाँ पर बेस ई। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओगे तो उसमें एक जगह ln लिखा रहता है और एक जगह log लिखा रहता है, तो ln जो होता है वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, यानी ये बेस ई होता है वहाँ पर, और जहाँ log लिखा होता है वो बेस 10 होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो फिलहाल 2, उसका कारण है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कहेंगे भाई देखिए सिस्टम के दौरान आपने कहा प्रेशर भी चेंज होगा, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना, तो प्रेशर तो यहाँ पर आया नहीं, तो अब यहाँ पर हमको V1 V2 को गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करें? तो चूंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होता है तो ये बताइए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, मतलब कौन सी इक्वेशन लगती है? कांस्टेंट टेम्परेचर अगर किसी सिस्टम का है, गैस का है, आइडियल गैस का है, तो वहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगती है? बायस का लगता है। बायस साहब ने कहा था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P प्रोपोर्शनेट 1 अपान V, पी वी बराबर कांस्टेंट, याद है? तो आप लिखेंगे बाय बायस लॉ, बायस लॉ P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। हमारे पास चूंकि यहाँ पर V2 अपान V1 है, तो V2 अपान V1 की वैल्यू क्या निकलेगी? V1 को अपान में ले जाओ और P2 को इधर ले आओ, तो V2 अपान V1 इज इक्वल टू P1 अपान P2। भाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 साथ V1 आ रहा, नहीं आ रहा है, तो पुटिंग दिस वैल्यू, सो बाय इक्वेशन 2 W का एक और फॉर्मूला आ जाएगा nRT लॉग, जहां V2 अपान V1 है ना, वहां P1 अपान P2 टू बेस E लिख सकते हैं, या 2.303 nRT, n में कंफ्यूज ना होना, कहीं कहीं पर म्यू RT लिखा होता है, लॉग P1 अपान P2 टू बेस 10। तो ये भी वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ये प्रेशर के टर्म में हो गया, और ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया, ठीक है। तो ये है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।